हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ गर्ल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे। एंड आज का वीडियो बस एक अपडेट देने के लिए है। मेरी लाइफ में थोड़ी चीज़ें ऐसे ऊपर नीचे हो गई थी एंड आई वाज सो इमोशनल एंड टेंस्ड एट द सेम टाइम। तो अभी सब ठीक है, बट आप भी सोच रहे होगे जो मुझे रेगुलरली अभी देख रहे थे। मैं बीच में बहुत रेगुलर हो गई थी अपने यूट्यूब वीडियोस को लेके, बट अभी बीच में मैं थोड़ी सी नई वीडियोस वगैरह पोस्ट कर पा रही थी एंड आपको भी लग रहा होगा कि मैं कहाँ गायब हो गई ऑल ऑफ सडन। ना ही मैं इंस्टाग्राम पोस्ट कर पा रही थी, ना ही मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी इवन पोस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत बिजी थी। लाइक फिजिकली तो बिजी थी, बट मेंटली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत स्ट्रेस थी बोल सकते हैं। तो हुआ क्या था मैं बताती हूँ आपको। फोर्थ ऑफ जून को एक कॉल आता है मेरे पास, और मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए गई थी, जिसमें मैं फेल हो गई थी बाय द वे। क्योंकि यहाँ का ड्राइविंग टेस्ट जो कर्नाटका का ड्राइविंग ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा अलग है यूपी के ड्राइविंग ट्रैक से, और मैं वही एज्यूम करके गई थी कि वहाँ पे एच बनाते हैं रिवर्स में एंड दिस एंड दैट। यहाँ पे लेकिन पूरा 8 ही बना देते हैं, पूरा 8 का जो फिगर होता है वो आपको रिवर्स में बनाना होता है। एंड आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं अपनी सियाज लेकर चली गई थी, जबकि निशांग ने मुझे बहुत समझाया था कि छोटी गाड़ी लेके जाओ, बट मेरा ये था कि मैं इसी पे यूज टू हूँ चलाने पे, तो मैं इसी से कर लूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो एच का फिगर था। और हमने जाने से पहले बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे कि कहीं पे हमें कुछ पता चल जाए कि यहाँ पे कैसा ट्रैक होता है, बट कुछ नहीं मिला, एग्जैक्टली कुछ नहीं पता चला। तो हम गए और फिर मैंने उससे कोशिश की। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, हर्डल्स बहुत सारे होते हैं, एंड द बेस्ट और वर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे सब कुछ सेंसर्स से कंट्रोल होता है। तो एक आध चीज़ें थोड़ी लाइन के इधर उधर हुई एंड मेरी गाड़ी में भी स्क्रैच लग गया और मैं फेल भी हो गई। तो इसको एक साइड रखते हैं, और मैं वो टेस्ट देके अपना वापस आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी कि भाई मेरा टेस्ट पास नहीं हुआ, मैं तो इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ एंड कैसा ट्रैक बना रखा है ऐसा ऐसा। और निशांग मुझे समझा रहे थे कि यार देखो ये ट्रैक ही थोड़ा टफ था, तो कोई भी होता नॉर्मल आदमी तो उसको भी थोड़ी दिक्कत होती है, और तुम बड़ी गाड़ी में चलाया, तुमने जितना किया अच्छा किया, हम दोबारा आएंगे, वो मुझे समझा रहा था। तो बेसिकली हम आ रहे थे घर वापस, 1 बज रहा था, अराउंड 1 बज रहा था दिन का, और मेरे पास घर से कॉल आती है, लाइक मेरे पापा की कॉल आती है, और मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि लो मम्मी से बात करो, वो बहुत रो रही हैं। तो मुझे लगा कि कभी कभी मम्मी लोग होता है ना, थोड़ा पैनिक हो जाती हैं, एंजाइटी हो जाती है। जब से मैं घर पे नहीं हूँ तो मम्मी मुझे बहुत मिस करती हैं कभी कभी, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं। तो मुझे लगा कुछ वैसा होगा, मैंने बोला हाँ पापा बात कराओ। तो मैंने अपनी मम्मी से बात करनी शुरू करी, और मम्मी ने जैसे ही फ़ोन, बस उन्होंने हेलो भी नहीं बोला, उन्होंने बस, वो रो रही थी एंड वो कंटिन्यूसली रो रही थी। तो उनका रोना सुन के ही पहले तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई कि ऐसा क्या हो गया कि भाई इतना रो रही हैं। फिर उनके मुंह से आवाज़ सही से नहीं निकल रही थी, बट उन्होंने बोला कि उनका गला ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ लिया है, और सांस अच्छे से नहीं आ रही है, और उनको चेस्ट में, लाइक यहाँ पे बोल रही थी कि बीच में बहुत पेन हो रहा है, एंड वो पेन उनके पूरे लेफ्ट शोल्डर में एंड आर्म में पूरा रेडिएट हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि पेन रेडिएट हो रहा है, पूरा आर्म में उनको पेन आ रहा है और ऐसा लग रहा है हाथ फट जाएगा, तो आपको भी समझ में आ रहा है कि मेरा दिमाग कहाँ गया होगा। एज अ मेडिको मुझे इतना तो पढ़ा है हमने कि भाई ये बहुत ही क्लासिक सिम्टम है आपके कार्डियक एंजाइना पेन के, बोल सकते हो आप। तो मेरा दिमाग वहाँ गया, और जैसे फिर उन्होंने बोला कि मुझे बहुत उलझन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो मेरा दिमाग एकदम, मैं श्योर हो गई कि ये कुछ और नहीं, ये बस वहीं पे जा रही है सारे सिम्टम्स एक ही चीज़ के, जिसका मुझे नाम भी लेना अच्छा नहीं लगता। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ 2100 किलोमीटर दूर, और मैं फ़ोन पे सुन रही हूँ कि मेरी मम्मी को ये दिक्कत हो रही है। तो मैंने अपने पापा को तुरंत उनसे फ़ोन लिया, और पापा को बोला कि आप इनको तुरंत जो भी नियरेस्ट, एक मेरे कार्डियोलॉजी के सर हैं, मतलब एक डॉक्टर हैं, उनके पास मैंने बात करी और उनको मैंने सब चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे बोला कि अंजलि कुछ भी मत सोचो, उनको फटाफट पहले एक ईसीजी कराओ। तो मेरे घर के पास में ही एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, उनके पास मैं भी बहुत सारे पेशेंट्स भेजती हूँ, एंड वो बहुत अच्छे से टेस्ट वगैरह करते हैं। तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया कि मैंने भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मम्मी पापा आ रहे हैं, और आप फटाफट करो और मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप भेजो, मैं फटाफट देखता हूँ ईसीजी वगैरह और मैं आपको फ़ोन करता हूँ। तो पापा मम्मी वहाँ पहुँचे। मम्मी बहुत पेन में थी उस टाइम तक भी, लाइक वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, तो उनको नीचे आने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मम्मी बहुत शौकीन है, तो उन्होंने गले में ना अपने वो मंगलसूत्र छोटा सा बड़ा सा ऐसा करके 2-3 पहने हुए थे। तो वो इतना ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा था ना कंजेस्टेड, कि वो उसको उनको उनको इतना टाइम नहीं हो रहा था कि वो उसको खोल के उतारे। तो उन्होंने उसको तोड़ दिया कि मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, तो हटाओ ये सब। उनको लग रहा था कि शायद वो हटाने से उनको सांस आएगी, बट
वो एक अलग ही चीज़ें अंदर हो रही थी जो उनको नहीं समझ आ रही थी। तो वो सब हुआ, फिर उनको लेके गए। घर से हमारे बहुत पास था वो डायग्नोस्टिक सेंटर, बट वहाँ तक पहुँचने में भी 5-10 मिनट तो लगने थे। वहाँ पहुँचती हैं तो भैया ने टेस्ट किए ECG वगैरह, एंड फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। और जिन डॉक्टर से मेरा बात हो रखा था, वो डॉक्टर और वो डायग्नोस्टिक सेंटर भी आपस में उन दोनों का बात होता था। तो सर ने मुझे बोला था कि जैसे ही टेस्ट हो जाएंगे आप बोलना उनको, वहाँ के ओनर को, कि वो मुझे डायरेक्टली ECG की रिपोर्ट भेज देंगे और मैं देख लूँगा। तो भैया ने सेम टाइम पे सर को भी रिपोर्ट भेजी और मुझे भी रिपोर्ट भेजी। तो जो जितना मैं देख पा रही थी कि उसमें ECG में राइट साइड में 2 जगह चेंजेस थे। एंड मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको भी फटाफट भेजी क्योंकि वो भी कार्डियो देखता है अच्छे से। तो उसने भी मुझे बताया कि अंजलि थोड़ा सा दिख रहे हैं चेंजेस। और सर ने भी मुझे बताया कि देखो अभी पेन, और भैया ने मुझे बाद में ये बताया जब उन्होंने फ़ोन किया मुझे रिपोर्ट्स भेजने के बाद, कि मैम आंटी को पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो टेस्ट के लिए लेट भी नहीं पा रही थी। लाइक वो लेटने में उनको बहुत पेन हो रहा था और वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो सर से बात करने पे उन्होंने उनको सॉर्बिट्रेट, एक टैबलेट आती है, आपको भी पता होगा कि सॉर्बिट्रेट जो होती है वो एंजाइना पेन के लिए होती है। अगर किसी को बहुत तेज़ी से कार्डियक पेन शुरू हो गया है तो उसको प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो उसकी जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट रखते हैं, सो दैट उसका पेन एट द सेम टाइम कम हो सके। तो सॉर्बिट्रेट सर ने बोली रखने के लिए, तो उन्होंने भैया ने जो वहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर के जो ओनर थे, उन्होंने मम्मी को सॉर्बिट्रेट भी वहीं पे खिलाई अपने सामने। एंड टेस्ट वगैरह करके वो लगभग 1 घंटे तक उसी डायग्नोस्टिक सेंटर में रही, क्योंकि वो थोड़े मेरे जानने वाले थे और मुझे भी एक रिलीफ था कि कुछ भी हो, मम्मी अभी घर पे नहीं है, ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो ट्रीट हो सकती है। उनकी रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स देखी गई। रिपोर्ट्स देखने के बाद सर ने भी बोला कि कुछ तो चेंजेस हैं, बट अभी फॉर अ टाइम बिंग मैं इनको थोड़ा सा थोड़ा ब्लड थिनर्स वगैरह पे डाल रहा हूँ। शाम तक थोड़ा देखते हैं, बेटर लगेगा तो देखते हैं क्या करना है आगे, क्योंकि हार्ट ऐसी छोटी चीज़ नहीं है कि आप बस कान में दर्द है, आंख में दर्द है और चले गए टाइप। ये सब भी बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं, बट अगेन तो मम्मी क्योंकि उन्होंने सॉर्बिट्रेट ले ली थी एंड डिस्प्रिन भी ले ली थी, तो उनको थोड़ा रिलीव आ गया और उनको लगने लगा कि ठीक है, अभी ठीक हो गया। मम्मी को भी हम लोग उनको कुछ नहीं बता रहे थे, उनको बस ये बोले थे गैस का पेन है, क्योंकि उनको बताते हैं अगर कि कुछ चीज़ें ऐसी दिमाग में चल रही हैं तो वो बहुत पैनिक हो जाती हैं और शायद चीज़ें और ख़राब हो जाती। तो उनको हमने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद मम्मी को घर लेके चले गए, उनको रिलीव आ गया था थोड़ा। तो सर ने मेडिसिन वगैरह फ़ोन पे बता दी कि ये मेडिसिन अभी आप शुरू करो और मैं शाम को आता हूँ तो देखता हूँ। ठीक है, शाम को मम्मी मेडिसिन लेके घर आ गई और वो फिर बात हुई मेरी, तो वो बहुत रिलीव हो गया था उनको, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा था ना, तो वो रिलीव उनको पता चल रहा था कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना रिलीफ मिल गया, मुझे नींद आ रही है। बट बैक ऑफ माइंड हमारे बहुत सारी चीज़ चल रही थी, क्योंकि हमने रिपोर्ट्स देखी थी। इधर मैं मेरे फ्रेंड से लगी हुई थी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है रोहित, मैं उससे लगातार कांटेक्ट में थी एंड वो मुझे चीज़ें बता रहा था कि अंजलि देख ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। और फिर शाम को जब सर से बात हुई मेरी, एग्जैक्टली जब सर थोड़े फ्री हुए एंड उन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि देखो अंजलि चेंजेस हैं एंड फॉर अ सेफ साइड एक इनका एंजियोग्राफी करा लेते हैं, जो कि मेरा दोस्त मुझे बता चुका था ऑलरेडी। तो मैं भी इसी कंक्लूजन पे थी कि ठीक है, आज का दिन तो निकल ही रहा है, आज थोड़ा सा काम हो जाएगा ना। मम्मी बहुत पैनिक हो गई थी, तो मुझे था कि अगर अभी कोई टेस्ट वेस्ट के लिए बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगेंगी। तो मैं शाम का वेट करी थी एंड जैसे जैसे शाम हुई, लाइक 6 बजे 7 बजे के करीब, मैंने पापा से बात करी। मैंने चीज़ें उनको बहुत समझाई प्यार से कि पापा परेशान नहीं होना है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और फॉर हमारे एक विजन क्लियर हो जाए इसके लिए हमें एक एंजियोग्राफी करा लेते हैं। और बाकी मम्मी के जनवरी में सारे टेस्ट हुए थे, कार्डियक टेस्ट लाइक 2D इको एंड TMT एंड सब कुछ ठीक था। लाइक TMT तो बोलते हैं कि अगर 40-50% अगर आपको ब्लॉकेज है कहीं पे भी तो वो तुरंत पॉजिटिव आता है, बट सब कुछ ठीक था, कुछ भी पॉजिटिव नहीं, सब निगेटिव आया था एंड सब ठीक था। तो मुझे ये था कि टेस्ट हो चुके हैं तो मैं प्रे कर रही थी कि सब ठीक होगा। ये हो सकता है कि गैस्ट्रिक पेन रहा हो लेकिन बहुत एक्सट्रीम रहा हो, इसलिए ECG में चेंजेस आ गए। बट फिर भी अपना दिमाग हमारा एक क्लियरिटी हो जाए इसके लिए एक एंजियोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी था, जो कि मुझे सबने सजेस्ट किया। स्पेशली मेरे फ्रेंड ने तो फर्स्ट मिनट से जब उसने ECG देखा तब से उसने मुझे बोलना शुरू किया, और सर भी शायद बिजी थे इसलिए उन्होंने मुझे बोला नहीं, बट जैसे ही वो फ्री हुए और मुझसे बात हुई उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक एंजियोग्राफी करा लेते हैं। तो शाम को पापा ने बात करी एंड मेरे भाई ने, हम तीनों लगातार फ़ोन पे थे। मम्मी से बिल्कुल बाहर आके बात करते हैं सो दैट उनको कोई भी स्ट्रेस ना हो। उनको बस यही बता रहे थे कि मम्मी ये एक गैस्ट्रिक पेन था और ठीक हो जाएगा, 2-4 टेस्ट और होंगे और हम क्लियर हो जाएंगे अपनी तरफ से और ठीक हो जाएगा।
तो मम्मी इसलिए थोड़ी खुश थी कि चलो ठीक है गैस पेन है, गैस का पेन है, तो वो नॉर्मल अपनी चीज़ें कर रही थी। बट सर ने उनको ये बोल दिया था कि उनको बेड से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो, वो काम बहुत ज़्यादा ऐसा ना करें कि जिससे वो थके। शाम हुई, शाम को उनका एक CT एंजियोग्राफी हुआ, क्योंकि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ हमारा, और वो कोई नहीं, वो CT एंजियोग्राफी भी काफ़ी ठीक था, होना था शायद, वो हुआ। तो CT एंजियोग्राफी हुआ, और CT एंजियोग्राफी में जो रिपोर्ट्स आई उनमें पता चला कि उनकी एक आर्टरी में ब्लॉकेज है। यस। तो कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी हेरिडिटी रही हो, किसी को घर में कभी रहा हो उनके या हमारे, कभी कुछ नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन बस वो ये 2 बार उनको दर्द हुआ था। यस, ये मैं बताना भूल गई कि जब 1 बजे उनका कॉल आया था तब, और उसके आधे घंटे बाद फिर से उनको जब वो टेस्ट कराने गई तो 2 बार उनको पेन हो चुका था, बहुत सीवियर। तो सर ने मुझे रिपोर्ट्स देख के बोला कि ब्लॉकेज है, एंड CT एंजियो में जो ब्लॉकेज का परसेंटेज दिखा रहा था वो 70-75% दिखा रहा था। तो मैंने बोला सर को कि सर अभी क्या करना है, तो उनका ये था कि देख लो, मतलब एट द लास्ट आपको कराना ही पड़ेगा एंजियोप्लास्टी। और मैंने मेरे फ्रेंड से भी बात करी, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि देखो, क्योंकि वो लोग भी केस देखते रहते हैं एंड सर भी उसी के स्पेशलिस्ट हैं, तो इन लोगों ने मिलके मुझे बताया कि देखो, अगर CT एंजियो में तुम्हारा 70-75% आया है, तो जब आप इन्वेजिव एंजियोग्राफी कराओगे, CT एंजियो इज बेसिकली कि आपको एक इंजेक्शन देते हैं और आपको मशीन में डालते हैं, CT स्कैन वाली मशीन में डालते हैं, कोई कट नहीं, कुछ नहीं होता है, मशीन में डालते हैं और वो एक स्कैन करके बता देता है आपके हार्ट का, ठीक है। एक कंट्रास्ट डालते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं आपको कंट्रास्ट का, और फिर आपका CT कर लेते हैं। तो वो हो गया CT एंजियो। और इन्वेसिव एंजियो क्या है, जिसमें आपकी रेडियल आर्टरी को थोड़ा सा कट करके एक वायर डालते हैं एंड उस वायर से पूरा क्लियर करते हैं, एंड अगर ब्लॉकेज है तो तुरंत ही प्रोसीजर कर देते हैं। तो जो डॉक्टर्स कभी भी प्रोसीजर करते हैं वो CT के बेसिस पे कभी भी प्रोसीजर नहीं करते हैं, वो आपका इन्वेजिव एंजियोग्राफी करके ही प्रोसीजर करते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने और डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया कि यार देखो, एक इन्वेसिव करा लेते हैं। और ये सब अभी 2 दिन में सब कुछ हो गया है। मैं आपको बताऊं कि 4 तारीख को ये सब हुआ है, एंड 6 को मेरी मम्मी, जो भी उनका फाइनली चीज़ें होनी थी वो हो चुकी थी। तो अभी 5 तारीख में हम आ गए थे, एंड स्टिल मैं यहाँ थी, क्योंकि मेरा ये था कि एक मुझे डायरेक्शन मिल जाए कि मुझे क्या करना है, फिर मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि यहाँ भी मैं बहुत बिजी थी, मेरी पैकिंग वगैरह शुरू हो गई है, हमें मूव करना है यहाँ से, वो एक अलग बात है, वो मैं आपको फिर से बताऊँगी। तो ये सब चल रहा था, और फिर डॉक्टर ने बताया कि इन्वेसिव कराना पड़ेगा। फिर उनको भेजा गया, डॉक्टर अभिषेक शुक्ला है वहीं पे लखनऊ में, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड वेरी थैंकफुल टू माय डॉक्टर चौधरी सर, और मेरा फ्रेंड डॉक्टर नहीं, ही इज़ नॉट डॉक्टर बट रोहित चौधरी, कि तुम लोग ने बहुत यार, लाइक मेरा एक होता है ना मेंटल स्टेट, जब आपके फैमिली में किसी को कुछ होता है तो बहुत हिल जाता है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे संभाला, एंड सर ने फिर बताया कि आप बात करो अभिषेक सर से। अभिषेक सर से बात हुई, उन्होंने मम्मी को बुलाया। तो अजंता हॉस्पिटल है लखनऊ में, हालांकि वो हॉस्पिटल, तो मुझे इन पर्सन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट पसंद नहीं है, बट सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एंड उन्होंने मम्मी को बुलाया, और तब तक भी हमने मम्मी को कुछ नहीं बताया था, हमने बस ये बताया था कि मम्मी एक नॉर्मल टेस्ट, एक लास्ट टेस्ट होना है। और वो बहुत ऐसी हो गई थी कि कितने टेस्ट कराओगे तुम लोग, अब मुझे कुछ नहीं कराना है। बट तब तक भी उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। और हम तीनों, मैं, मेरे पापा और मेरा भाई, हम लगातार फ़ोन पे थे। तो मैंने पापा को बोला कि एक बार इन्वेसिव करने दो, जैसे ही वो रिपोर्ट बताएंगे मुझे बताना, मैं आती हूँ। तो इधर मैं अपने टिकट्स ही चेक कर रही थी, तब तक पापा का फ़ोन आया कि सर OT में लेके चले गए मम्मी को। एंड 15 मिनट बाद फिर से उनका फ़ोन आया कि अभी सर बाहर आए थे, उन्होंने मुझे प्रॉपर वो स्क्रीन पे उन्होंने दिखाया कि एक जो मेन आर्टरी होती है उसमें उनको 95% ब्लॉकेज है। कैन यू इमेजिन? CT में आया था 70-75 और इन्वेसिव में आया 95% ब्लॉकेज। वो भी अगर कोई और आर्टरी में होता तो शायद आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते 2-4-5 दिनों के लिए, बट वो उनकी मेन आर्टरी में था। तो डॉक्टर ने पापा को पूछा कि देखो ऐसा ऐसा है एंड करना पड़ेगा, इनको एक स्टंट लगेगा। स्टंट इज बेसिकली एक स्टील या मेटल का कुछ एक छोटा सा स्प्रिंग टाइप एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके आर्टरी में डाला जाता है, और फिर वो पर्टिकुलर जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहाँ पे जाके वो थोड़ा इन्फ्लेट हो जाता है और उस आर्टरी को खोल देता है, ताकि आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो वापस से शुरू हो जाता है।
तो एक स्टंट डालना पड़ेगा। पापा का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात चल रही है, सर बोल रहे हैं एक स्टंट डालना पड़ेगा, मम्मी ओटी में ही है, कैथ लैब में बेसिकली। तो निशांक और हम ऐसे थे कि जो भी बोल रहे भाई करना है तो करना है, बोलो करें। और जब तक पापा ने फिर बोला कि ठीक है, मैंने उनको बोल दिया है कि वो स्टंटिंग करें। एंड इधर मैं अपने टिकट्स कर चुकी थी। 6 तारीख को मेरे टिकट्स हो गए। मेरी शाम की फ़्लाइट मिली मुझे 7 बजे। 7 तारीख को, सॉरी 7 तारीख की शाम की 7 ही को मेरी मम्मी का प्रोसीजर हुआ है। 6 को हुआ है, 6 और 7 को हुआ। और मम्मी का 4 बजे प्रोसीजर हो गया था शाम को। वो 2 बजे गई थी टेस्ट के लिए और 4 बजे वो स्टंटिंग वगैरह करा के अपने आईसीयू में आ गई थी। एंड मेरी यहाँ से 6:30 बजे की फ़्लाइट थी। मैं वहाँ पे पहुँच गई लखनऊ 9:30-10 बजे रात में मैं लखनऊ पहुँच गई। और मैं एयरपोर्ट से सीधे मेरे भाई मुझे लेने आया और मैं पहुँच गई अजंता हॉस्पिटल पहुँच गई। फिर मैं मेरी मम्मी को मिल नहीं पाई क्योंकि वो आईसीयू में थी और वहाँ पे विजिटिंग आवर्स थे और मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब करूँ। एंड यू नो आईसीयू में बहुत सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके भी पेशेंट कभी भी आईसीयू में होते हैं, प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत ऐसी चीज़ें मत करो कि मिलना है, जाना है बार बार। जो विजिटिंग आवर्स हैं उनमें विजिट करो। डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ता है, करना पड़ता है। आई नो कभी कभी चीज़ें बहुत ख़राब भी होती हैं, बट स्टिल हम जाते हैं बाहर से, हम कोई ना कोई इन्फेक्शन लेके जाते हैं और उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो अवॉइड कि जब तक डॉक्टर आपको अलाउ नहीं कर रहा है, जब तक वो वार्ड में या रूम में नहीं आ जाते पेशेंट, तब तक बस विजिटिंग आवर्स पे ही विजिट करें आप। तो मैं टाइम का वेट करी थी। एंड जो टाइमिंग थी विजिटिंग, मैं सोचूँ हाँ 10 बजे पहुंच गई और मैं अपनी मम्मी को मिल नहीं पा रही थी क्योंकि विजिटिंग आवर्स नहीं थे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे थ्रू उनको कोई भी इन्फेक्शन हो जाए। और सोचो मेरे 2-3 दिन कितने वैसे थे, क्योंकि मैं इतनी पैनिक हो रही थी फ़ोन पे और मैं उनको मिल नहीं पा रही थी, उनसे बात नहीं कर रही थी सही से। क्योंकि फ़ोन पे बात करने में थोड़ा अजीब लगता है कि कहीं मैं उदास हो जाऊँ या फिर मैं टेंशन में उनको लग जाए कुछ क्या चल रहा है। तो मैं वेट करी थी। सुबह 7 बजे से 7:15 बजे तक का मिलने का टाइम था। मैं पूरी रात जगती रही। मैं, मेरा भाई और मेरी मामी रुके थे। हमने पापा को घर भेज दिया था क्योंकि पापा ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस थे। एंड ये पहली बार हुआ है कि पापा को फ्रंट लाइन पे चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि जब तक मैं अपने घर पे थी, मेरी शादी नहीं हुई, तब तक कुछ भी छोटा मोटा होता था या कुछ भी मेजर होता था तो मैं ही आगे आती थी कि मैं सब कुछ डिसाइड करती थी और पापा को बस फॉलो करना होता था। अभी इस बार क्या था, मैं यहाँ थी तो पापा को मैं गाइड करी थी, बट फ्रंट लाइन पापा ही थे। तो जब मैं गई तो मैं पापा को पकड़ के मैं थोड़ा, हम लोग इमोशनल हुए। फिर मैंने और मेरे भाई ने और मेरी छोटी मामी, हम सब ने डिसाइड किया कि पापा घर जाएंगे, वो रेस्ट करेंगे और अब हम सारे यहाँ पे देखेंगे। तो मैं पूरी रात, हम तीनों ही बैठे रहे, इनफैक्ट हम पूरी रात हम तीनों जगते रहे कि कब सुबह होगी 7 बजे की। मैं बार बार आईसीयू के बाहर तक जा रही थी और फिर वापस आ जा रही थी। वहाँ तक जाके मुझे लग रहा था कि मैं मम्मी से मिल ली। फिर सुबह 7 बजे मैं अंदर गई। उसका मैं क्लिप एक लगा रही हूँ, आप देखना। ये मेरी फर्स्ट विजिट थी मम्मी के पास। जब मैं 7 बजे अंदर गई, मुझे लगा मम्मी बहुत पेशेंट जैसी लग रही होंगी, तो मैं उनका थोड़ा वेट वाइप से मैंने उनका मुंह क्लियर किया, थोड़ा सा उनका मेकअप किया, सो दैट उनको अच्छा लगे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छे से रहती है रेडी वेडी होके। ये सब मैंने किया और जब मैं उनको मिली, मैंने उनको हक किया, तो मुझे अच्छा लगा कि अभी सब ठीक है। तो ये सब चला। एक दिन मम्मी आईसीयू में रहीं और दूसरे दिन उनको एक प्राइवेट रूम में रखा गया। उसके बाद फिर उनको 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया एंड वो घर आ गई। फिर मैं वहाँ पे 16 जून तक मैं घर पे थी। मम्मी का प्रॉपर डाइट और ये सब बहुत ख्याल रख रही थी। तो इन्हीं सब रीज़न से मैं बहुत बिजी थी। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सबका जो मिलने आए मम्मी से। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे लोग जिन्होंने मुझे फ़ोन पे बहुत समझाया, मम्मी के लिए प्रे करी और मेरी बहुत हेल्प करी, मेंटली या फिज़िकली या जैसे भी बोला जाए, बहुत हेल्प करी। एंड थैंक्स टू रोहित, वो पूरे टाइम मेरे लिए अवेलेबल था। एंड जब मैं नहीं पहुंची थी उसके पहले ही वो जाके मम्मी से मिल के आया था। उसने मुझे बताया, जब उसने मुझे बताया कि सब ठीक है, तो मैं खुश हो गई कि चलो अभी ये जो बंदा रोज़ चीज़ें देख रहा है वो बोल रहा है सब ठीक है, तो सब ठीक है। तो प्लीज़, जो मॉरल ऑफ द वीडियो है वो ये है कि कभी भी आपको कार्डियक पेन हो रहा है, लाइक यहाँ पे पेन हो रहा है या फिर लेफ्ट साइड आपको पेन हो रहा है, राइट साइड पेन हो रहा है, लेकिन वो पेन आपको थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है, वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसको गैस्ट्रिक ना समझें। गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट हम डॉक्टर्स नहीं हैं।
तो जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा पेन होता है, जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो है पेन होना चेस्ट में, आपका गला ब्लॉक हो जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि कोई गला पकड़ लिया है, किसी ने गला अंदर से कोई टाइट कर रहा है, लेफ्ट आर्म में पेन आएगा। और मतलब पेन भी ऐसा नहीं होता है, पेन ऐसा होता है कि आपको लगेगा आपका हाथ फटने वाला है, ऐसा पेन होता है वो। जॉ लॉक होता है, लोअर जॉ में पेन होता है, लॉक हो जाता है कभी कभी, ये सब सिम्टम्स है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी लग रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो प्लीज़ डोंट अवॉइड दैट सिम्टम्स। आपके नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाओ, उससे एक टेस्ट लिखवा लो, या जैसा वो कह रहा है वैसे फॉलो करो। इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करो, क्योंकि भगवान बहुत ज़्यादा खुश थे हमारी फैमिली पे। उन्होंने हमें 95% पे जाके भी एक हेल्प करी और मेरी मम्मी को सेकंड लाइफ मिल गई। एंड आप ये गलती मत करना। तो यही था। एंड जो डॉक्टर्स ने हमें बताया वो ये कि डिस्प्रिन 375 अपने पास रखनी होती है हमेशा। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time when one good friend was in my life. California seems so far away from me, from me, from me. Made my first album. It came out the same day as Kanye's. I made my best single. Came out